ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे कि MEG 7 को जो आंसर प्रेजेंटेशन है वो कैसे करना है। तो इसमें ना तीन चीज़ें आती है। एक तो आपका आरटीसी का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो क्या होता है? आरटीसी होता है। आरटीसी मतलब कुछ लाइंस गिवन होंगी आपको, पोइट्री की लाइंस गिवन होंगी। आपको पता होगा कि जो MEG 7 है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसमें ना शॉर्ट स्टोरी है, आपका नॉन फिक्शनल है, आपका नोवेल है, एंड साइड बाई साइड आपका पोइट्री सेशन है। इतनी सारी चीज़ों को मिला के आपका क्या बनता है? MEG 7 बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि सबसे पहले मैं नोवेल बता देती हूँ आपको, क्योंकि नोवेल के आंसर को प्रेजेंट करना है इज़ वेरी इजी। नोवेल में देखो, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे करेक्टराइजेशन ऑफ अनटचेबल और भागा या कुछ भी पूछा गया, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आता है तब आपको एग्जैक्ट लिख देना है। और हर क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन कैसे करना है? जो नोवेल या प्ले वाले आंसर्स होंगे वो आप पैराज में लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1 पैराग्राफ पे क्या लिखना है? अगर मान लो कोई प्ले आ गया या कोई नोवेल आ गई, तो पहले उस नोवेल के बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे कि आपकी नोवेल आ गई अनटचेबल, ठीक है। सो अनटचेबल के बारे में लिखना है। उसको किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है। उसको बिल्कुल शॉर्ट में, पहले पैराग्राफ में बिल्कुल शॉर्ट में बताइए कि उसमें क्या दिखाया गया, अनटचेबिलिटी को दिखाया गया, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो वो जो मेन आंसर होता है आपका वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर करेक्टराइजेशन पूछा है अनटचेबल का तो आप ये लिखेंगे, या फिर किस तरीके से गांधी के से ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंस थे मुल्कराज आनंद, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप वो पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो आपने लिख दिया है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? करेक्टर्स का नाम लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम करेक्टर तो पूछा ही नहीं है। देखो, आपसे पूछे या आपसे ना पूछे, आपको लिखना है, आपको करेक्टर का नाम भी लिखना है, ठीक है। आफ्टर करेक्टर के नाम, अगर आपको टेक्निक्स आती हैं कि राइटर ने किस टेक्निक का यूज़ किया है, ज़्यादा प्रेजेंट टेंस में बताया है, फ्लैशबैक चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। नैरेटिव टेक्निक्स, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे नैरेटिव टेक्निक दे तभी आपसे पूछना है, लेकिन अगर आप द बेस्ट बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर दे। कंक्लूजन मतलब आपने अपने आंसर को एक एंड दे दिया है, एक द एंड दे दिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक आंसर के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया, हर एक के साथ लिखना है। पहले में पैराग्राफ लिखना है, किसने प्ले दिया है या नोवेल दी है, उसका नाम क्या है, और बिल्कुल शॉर्ट में बताना है कि जैसे अनटचेबल है तो अनटचेबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, वो बताना है आपको, ठीक है। भाका नाम का जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, इसका करेक्टर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। नेक्स्ट, आप करेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं या फिर मेन आंसर को लिख सकते हैं। अगर करेक्टर्स के बारे में बताते हैं तो भी ठीक है, नंबर 2 पैराग्राफ पे, और अगर मेन आंसर को लिखते हैं तो भी ठीक है। नंबर 3 पे अगर आपने करेक्टर ऊपर बता दिया तो मेन आंसर 3 पे लिखो, नहीं तो कैरेक्टर के बारे में लिखो। 4th पैराग्राफ में आप टेक्निक्स के बारे में लिखो, उसमें जो इमेजरीज का यूज़ किया उसको लिखो, जो भी उससे एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आ रही है उस पर्टिकुलर नोवेल से, उस चीज़ को लिखना है। और लास्ट में द एंड कंक्लूजन देना है। ये तो उसके लिए है जिसको आंसर स्टेप बाय स्टेप याद है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होगी और वो स्टेप बाय स्टेप कर नहीं पाएंगे। तो अगर आप कुछ ना कर पाए ना, कुछ ना कर पाए, उस केस में मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन समरी। आपको समरी लिख देना है, एक इंट्रोडक्शन आपको देना है फर्स्ट पैराग्राफ में, और उसके बाद अपनी समरी को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो ये तो हमारी किसकी बात हो गई? ये हमारी बात होगी नोवेल या प्ले का जब आंसर आएगा, जब बात होगी तो आपको कैसे करना है। ओके, डन। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन शॉर्ट स्टोरी। देखिए MEG 7 में शॉर्ट स्टोरी भी है, जैसे कि गाजर हलवा हो गया, मिरेकल हो गया, एस्ट्रोलॉजर्स डे हो गया। सो इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। गाजर हलवा बहुत रिपीटिशन लेवल पे रहता है, तो शॉर्ट स्टोरी को डील करने का एक ही अच्छा तरीका है, इसमें आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। शॉर्ट स्टोरी में कितने बनाने? ये भी पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 पे सेम करना है, जैसे गाजर हलवा है उसको किसने लिखा है? गीता हरिधरन ने, तो उसको नाम लिखना है। उसके बाद ये पहला पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, एलिमेंट पूछा तो एलिमेंट लिख दो, नहीं आ रहा है तो समरी स्टार्ट कर दो, ठीक है। सब शॉर्ट स्टोरी में तो सबसे अच्छा फंडा है, अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है दैट इज ओके, नहीं तो 2 पैराग्राफ बनाओ। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देना और नेक्स्ट पैराग्राफ में कंप्लीट स्टोरी को एलाबोरेट कर दो, दैट्स इट। ये आपकी बात किसकी हो गई? ये बात हो गई शॉर्ट स्टोरी की। अब शॉर्ट स्टोरी को कवर करना बहुत आसान है। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप हर एक शॉर्ट स्टोरी का आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, राइट। अब हमने नोवेल और प्ले कवर कर लिया, शॉर्ट स्टोरी कवर कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ क्या, नॉन फिक्शनल प्रोज, क्योंकि नॉन फिक्शनल प्रोज भी आता है, और नॉन फिक्शनल प्रोज में सबसे ज़्यादा क्या आता है? गांधी जी का हिंद स्वराज आता है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, ये आता है। और इन दोनों के ऊपर मैंने भी रिसेंट वीडियो अपलोड किया हुआ है। नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी आती है, और कभी कभी नीरज चौधरी जी के बारे
ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आ जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, ये नॉन फिक्शनल प्रोज वाला भी कॉलम कवर हो गया, अब आपका क्या बचता है? मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, नोवेल को कैसे डील करना, उसके बाद प्ले को कैसे डील करना। नोवेल और प्ले एक ही तरीके से करने हैं आपको अटेम्प्ट, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी को अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको 3 पैराग्राफ में बांट दो। पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में मेन आंसर जो प्रेजेंट करना है, और लास्ट में कंक्लूजन। अगर नहीं आता एग्जैक्ट आंसर, उस केस में क्या बता रही हूँ, पहला इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ में लिखना है, पहला इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा इलेबोरेट कर दो उस शॉर्ट स्टोरी को। जैसे गाजर हलवा है तो गाजर हलवा शुरू से लास्ट तक पूरा इलेबोरेट कर दो, द एंड। ओके, इसके बाद मैंने आपको नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में बता दिया। नॉन फिक्शनल प्रोज पैराग्राफिक में नहीं लिखा जाएगा, नॉन फिक्शनल प्रोज आपका ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाएगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप हाईलाइट कर देना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिपीटिशन लेवल है वो गांधी जी का हिंद स्वराज के ऊपर, या माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये भी गांधी जी का ही है, इस पर पूछा जाता है। और नेक्स्ट पूछा जाता है नेहरू जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उस पर पूछा जाता है। नीरज चौधरी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये 3-4 हैं जिनका बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देखेंगे इन सब के ऊपर वीडियोज़ अपलोडेड है, राइट। नॉन फिक्शनल प्रोज भी हो गया। अब जो हमारा बचता है जिसमें बच्चे बहुत डरे रहते हैं, एंड वो क्या है, राइट टू रेफरेंस टू आरटीसी, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका उसमें ABCD से लेके GF तक होते हैं, मतलब 5-6 जो आरटीसी लाइन है, पोइट्री लाइन है, वो गिवन होती है। और उसमें से कोई भी 4 आपको करना होता है, ठीक है। कितना करना होता है, 4 अटेम्प्टिंग करनी होती है। 4 अटेम्प्टिंग करनी है, ये बात दिमाग में डाल लो, बिल्कुल घुसा लो। और दूसरी बात, इसको मैंने लास्ट में इसलिए लिया कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, समझने की चीज़ इसमें ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि शीट का डिवीज़न, जैसे कि टोटल 5 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट आपको करने होंगे, तो वो चारों पार्ट भी ना आपको शीट डिवीज़न के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 पार्ट करने हैं तो आप करे जा रहे 10-15 पेजेस का पहले ही क्वेश्चन लिख डाला है। अब इग्नू में एक्स्ट्रा शीट्स भी अवेलेबल नहीं होती, आपको पता होगा, तो एक्स्ट्रा शीट्स भी आपको मिलने वाली नहीं है, राइट। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको शीट डिवीजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 पेजेस की शीट आती है, सो 5 पेजेस यू हैव टू राइट इन ईच आंसर, राइट। तो पहला वाला भी आपको 5 पेजेस में ही कंप्लीट करना, मतलब कि वो चारों पॉइंट भी आप 5 पेज के अंदर ही कवर कर लेंगे। ये बात हो गई शीट वाली। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ वो आप सुन लो, ठीक है। पोइट्री की लाइंस आपको तभी याद रहेंगी जब आपने उस पोइट्री को लाइन टू लाइन 2-4 बार अपनी आंखों के नीचे से निकाल दिया हो। निकालने का मतलब ये है कि आपने उसे रिवाइज किया हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री की लिस्ट आप चैनल पे सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट पोइट्री लिस्ट, तो आपको मिल जाएंगी, 20-30 के आसपास है, उसमें से आप देख लीजिए, उसी में से आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में। क्योंकि मैंने अभी 6 मंथ पहले अपलोड किया, अब ऐसा तो है नहीं कि इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो वही कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज है जो बार बार रिपीटेशन लेवल से आती है, ठीक है, वो आप वहाँ से कवर कर लेंगे। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो सुन लो ध्यान से। अब आंसर कैसे लिखना है आरटीसी का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि आरटीसी के आंसर को हाउ टू अटेम्प्ट। आरटीसी के आंसर में 3 पैराग्राफ्स होंगे। ये जितने भी मैं बता रही हूँ इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो मार्क्स का वेटेज है वो अपने आप ही 60-70% तक टच करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। एक स्टूडेंट होगा जो एक ही फॉर्मेट से लिखे जा रहा उसे 4 पेजेस भर दिया ऐसे फॉर्मेट से, उसको कोई ज़्यादा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर वांट्स इनोवेशंस, वो नोवेलिटी चाहता है, वो चाहता है कि एक एक चीज़ उसको क्लियर हो, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से प्रेजेंट करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ बनाना है, किसमें, पोइट्री के अंदर। सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, मतलब रेफरेंस लिखना है, दैट गिवन पोइट्री और उसके राइटर का नाम, और बिल्कुल शॉर्ट में कि उस पोइट्री में क्या गिवन है। जैसे ब्राइड ऑफ फायर है तो उसमें क्या गिवन है वो बताना है। नेक्स्ट ये आ जाएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में इलेबोरेट करना है पूरी पोइट्री को, और लास्ट में जो उसमें मेटाफर, एक्स्ट्रा चीज़ें, इमेजरीज, ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं वो सब उसके अंदर डाल देना है, किसमें, लास्ट पैराग्राफ में। तो मैंने इसमें आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, क्या नोवेल कैसे लिखना है, प्ले कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ लिखने हैं, नॉन फिक्शनल को कैसे लिखना है, और शॉर्ट स्टोरी को कैसे डील करना है, और लास्ट में आरटीसी की क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ में लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया है, और इसी तरीके से आपको लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लिखेंगे तब जब चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी, मतलब कि चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, नॉन फिक्शनल हो, पोइट्री हो, आपके दिमाग में तब चलेंगे तब आपने 2-4 बार उस वीडियो को सुना हो, देखा हो। तो नहीं देखा तो देख लीजिए। गुड लक।